आज आपके वर्ग के लिए हम लोगों का अध्ययन का बिंदु होगा जैसे टाइप्स ऑफ मार्केट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपटीशन, मोनोपोली कंपटीशंस एंड ओलिगोपोली कंपटीशन। ये बाजार में मूल्य की प्रक्रिया है और जिसकी के तहत हम लोगों को इसकी चर्चा करना है। अब आइए कि कंपटीशन में कई तरह के कंपटीशन होते हैं, प्रतियोगिताएं होती हैं बाजार में और मूल्यों का निर्धारण उसके आधार पर होता है। जैसे पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मूल्य का निर्धारण होता है, एकाधिकार के अंतर्गत मूल्य का निर्धारण होता है, अल्पाधिकार के अंतर्गत मूल्य का निर्धारण, यानी बाजार की परिस्थितियों और प्रक्रिया के आधार पर इसका निर्धारण होता है। इसका केंद्र बिंदु होता है जो उत्पादक होता है, वह किस तरह से उत्पादन करता है और बाजार की कैसी व्यवस्था में वह अपने को ढालता है, उसी की चर्चा करेंगे। तो आज हम लोगों का अध्ययन का मुख्य बिंदु होगा एकाधिकार के अंतर्गत मूल्य का निर्धारण या एकाधिकार मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, यानी मोनोपोली प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन। अब समझिए कि एकाधिकार से क्या मतलब निकलता है। पूर्ण प्रतियोगिता में तो आपने देखा है, हमने बतलाया भी है कि जहां मांग और पूर्ति की रेखा एक दूसरे को काटती है और वह जहां संतुलन बिंदु बनता है उसी पर मूल्य का निर्धारण होता है। कहने का मतलब यह है कि जहां क्रेता और विक्रेता दोनों मिलकर तय करते हैं कि इस मूल्य पर हम सामान बेचने को तैयार हैं और हम खरीदने को तैयार हैं, वह उसी को संतुलन बिंदु कहते हैं और उसके आधार पर बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मूल्य का निर्धारण होता है। जैसा कि मार्शल ने कहा भी है और मैंने आपको बतलाया है कि प्राइस इज डिटरमिन नाइदर बाय डिमांड नॉर बाय सप्लाई बट बाय द इंटरैक्शन ऑफ द टू। तो यह तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत है, लेकिन एकाधिकारिक प्रतियोगिता के अंतर्गत मूल्य का निर्धारण कैसे होता है, चलिए इस पर हम लोग चर्चा करें। मैं आपको पहले बता दूं कि एकाधिकार से हमारा और आपका मतलब यह होता है कि बाजार की वह परिस्थिति है जिसमें एक विशिष्ट वस्तु की पूर्ति पर किसी एक उत्पादक अथवा फर्म का पूर्ण नियंत्रण रहता है। चूंकि बाजार में केवल एक ही उत्पादक या फर्म रहती है, इसलिए एकाधिकार की स्थिति में फर्म और उद्योग पर्यायवाची होते हैं। इस प्रकार एकाधिकार वाला उद्योग अनिवार्यतः सिंगल फर्म इंडस्ट्री होता है। उद्योग के संबंध में किया गया विश्लेषण फर्म के विषय में ही सही होता है और इसी प्रकार फर्म का विश्लेषण उद्योग के विषय में भी सत्य होता है। जबकि पूर्ण प्रतिस्पर्धी के अंतर्गत हम उद्योग और फर्म का अध्ययन अलग अलग करते हैं। इस संबंध में एक दूसरी भी बात बनती है एकाधिकार के संबंध में, वह यह है कि एकाधिकार में किसी फर्म की उत्पादित वस्तु की कोई निकट प्रतिस्थापन वस्तु सब्स्टिट्यूट नहीं होती, जिसके कारण उस वस्तु की कीमत में परिवर्तन का अन्य वस्तुओं की कीमत पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, न ही उस वस्तु की कीमत पर अन्य वस्तुओं की कीमत परिवर्तन का भी प्रभाव पड़ता है, और यह है एकाधिकार। अब आइए परिभाषाओं के अंतर्गत देखिएगा तो बहुत सारी परिभाषाएं दी गई हैं। जैसे प्रोफेसर थॉमस ने दिया है, लर्नर ने दिया है, बोल्डिंग ने दिया है, समर ने दिया है, चैम्बरलिन ने दिया है, बेंथम ने दिया है, बहुत सारी परिभाषाएं आई हैं। लेकिन मुख्य रूप से एक परिभाषा की तरफ मैं आपका ध्यान आकृष्ट करता हूं और वह है लर्नर की परिभाषा। लर्नर ने लिखा है कि एकाधिकार का अभिप्राय उस विक्रेता से होता है जिसकी वस्तु का मांग बाकी गिरता हुआ होता है। ये है लर्नर ने कहा है। और देखिए बेनहम ने क्या कहा है, इसको भी देख लीजिए कि बेनहम ने कहा है एकाधिकारी अक्षरशः एक विक्रेता होता है
और एकाधिकार शक्ति पूर्ति के संपूर्णतः नियंत्रण पर आधारित होता है। तो संक्षेप में हम लोग इस बात को समझने का प्रयास करें कि हम विशुद्ध या पूर्ण एकाधिकारी की परिभाषा दे सकते हैं, और वह यह है कि एकाधिकारी से आशय उस एकाकी फर्म उद्योग से है जहां पर फर्म की वस्तु एवं बाजार में बेची जाने वाली वस्तुओं के बीच में मांग की भेदक लोच क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड शून्य होती है। तो ये है परिभाषाएं। अब आइए एकाधिकारों का वर्गीकरण भी है, वह है क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में कैसे होता है, सो आप देखिए। एकाधिकारियों का वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर किया जाता है, जिनमें प्रमुख एकाधिकार इस प्रकार है। जैसे नंबर 1 व्यक्तिगत या सार्वजनिक एकाधिकार, दूसरा है साधारण तथा विवेचनात्मक एकाधिकार, और तीसरा है पूर्ण या शुद्ध अथवा अपूर्ण एकाधिकार। अब उसके बाद देखिए, शुद्ध एकाधिकार वह दशा है जिनमें सभी वस्तुओं की पूर्ति पर एक ही फर्म का नियंत्रण होता है। इसके विपरीत अपूर्ण एकाधिकार उसको कहते हैं जिसमें कई फर्मों में प्रवेश, सरकारी नियंत्रण आदि का भय रहता है। इसलिए प्रोफेसर चैपमैन ने एकाधिकार को नंबर 1 बांटा है प्राकृतिक, दूसरा कानूनी, तीसरा सामाजिक और चौथा ऐच्छिक वर्गों में विभाजित कर दिया है। इसके आगे इतना जानने के बाद एक स्टेप और हम लोग आगे बढ़ें, और वह है कि एकाधिकार के उत्पत्ति के क्या कारण हैं, यानी कॉजेज ऑफ इमर्जेंस ऑफ मोनोपोली क्यों। जैसे कच्चे मालों का केंद्रीयकरण, कानूनी एकाधिकार, अत्यधिक पूंजी विनियोग, व्यापारिक लाभ, गला घोट प्रतियोगिता जिसको कट थ्रोट कंपटीशन से बचने के लिए फर्में वस्तु की पूर्ति अथवा उसकी कीमत को नियंत्रित करने के हेतु आपस में मिलकर संघों का निर्माण करती है, तो एकाधिकार की उत्पत्ति होती है। प्रमुख बात है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका विशेष कानूनी अधिकारों की प्राप्ति। उसके बाद है सार्वजनिक हितों की रक्षा, जैसे सार्वजनिक अपव्यय को कम करने अथवा सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए एकाधिकार का जन्म होता है। जैसे कुछ सेवाएं, बिजली, टेलीफोन, रेल यातायात आदि उद्योगों में नई कंपनियों के बजाय एक ही कंपनी रखी जाती है। और अंतिम पॉइंट है आयात निर्यात नीति। आयात निर्यात करों से भी एकाधिकार का निर्माण प्रोत्साहित होता है। जैसे आयात पर प्रतिबंध लगा देने से विदेशी प्रतिस्पर्धा रुक जाती है और स्वदेशी उत्पादकों को एकाधिकारी संयोग बना के अधिकतम लाभ उत्पन्न करने का अवसर मिलता है। इतना मैंने आपको स्पष्ट कर दिया। अगर यहाँ कोई दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर बता दूंगा। अब नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा और आपका है कि वह है एकाधिकार के अंतर्गत कीमत निर्धारण में ध्यान देने योग्य बात क्या है। एक चूँकि प्राइस डिटर्मिनेशन है एकाधिकार के अंतर्गत, तो आप देखिए इसमें 2-3 बातें बहुत प्रमुख हैं। जैसे एकाधिकारी अपनी वस्तु की कीमत या उत्पत्ति की मात्रा में से किसी एक को ही तय कर सकता है, दोनों को नहीं। यानी एकाधिकारी का उद्देश्य अधिकतम लाभ प्राप्त करना होता है, अतः एकाधिकारी की कीमत ऐसी होनी चाहिए जिससे कि वह अपने उद्देश्य को पूरा कर सके। एकाधिकारी उत्पत्ति की मात्रा एवं कीमतों में से किसी एक को ही निर्धारित कर सकता है, दोनों को नहीं। वह या तो कीमत को निश्चित करता है जिस दशा में उस कीमत पर होने वाली मांग की पूर्ति की मात्रा निश्चित हो जाएगी, या पूर्ति को निश्चित कर सकता है ब्रैकेट में जिस दशा में मांग की शक्ति के अनुसार उसे वस्तु की कीमत निर्धारित करनी पड़ेगी। फर्स्ट पॉइंट हुआ जिसका कि ध्यान वह रखता है।
दूसरा पॉइंट क्या है कि कीमत निर्धारण करना एकाधिकार के लिए अधिक हितकर होता है। जैसे कीमत और पूर्ति में से कीमत निर्धारण करना प्रायः एकाधिकारी के लिए अधिक हितकर होता है, क्योंकि पूर्ति की मात्रा निर्धारित करने की दशा में दो भय सदा बने रहते हैं। क्या है? पहला है कि मांग की दशा बदल जाने की परिस्थिति में यह निश्चित करना कि कुल पूर्ति की खपत हो सकेगी या नहीं, यह डर बना रहता है। दूसरा है कि मांग की लोच के बदल जाने की दशा में, जिसको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं, यह संभव है कि दाम इतने नीचे गिर जाएं कि उत्पादन लागत भी वसूल न हो सके और उसे हानि उठानी पड़े। अतः प्रायः एकाधिकारी कीमत का ही निर्धारण करता है और इस कीमत पर मांग को देखते हुए उत्पादन करता है। दूसरी बात हो गई। और तीसरी बात क्या है सो देखिए, उपयुक्त कीमत वह है जिस पर लाभ अधिकतम हो, मैक्सिमम हो। यानी एकाधिकारी की दृष्टि से सबसे उपयुक्त कीमत वह है जिस पर उसका लाभ। परंतु यह संभव है कि इस कीमत से मांग इतनी कम हो जाए कि बहुत ही कम बिक्री हो। ऐसी दशा में प्रति इकाई लाभ अधिक होते हुए भी कुल लाभ अधिकतम होना संभव नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार बहुत कम कीमत रखने की दशा में प्रति इकाई लाभ इतना कम हो सकता है कि कुल लाभ भी कम हो जाए। अतः बहुत ऊंची तथा बहुत नीची कीमत निश्चित करना एकाधिकारी के लिए लाभप्रद नहीं होता है। और इसके साथ एक और महत्वपूर्ण बात है कि एकाधिकारी को अपनी वस्तु की कीमत निर्धारित करते समय वस्तु की मांग की लोच का भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। जिन वस्तुओं की मांग प्रायः बेरोजगार होती है उनके लिए ऊंची कीमत निर्धारित करना एकाधिकारी के लिए लाभदायक होता है, क्योंकि कीमत बढ़ा देने पर भी ऐसी वस्तुओं की मांग में विशेष कमी नहीं होती है। लेकिन इसके विपरीत जिन वस्तुओं की मांग की लोच अधिक होती है उनकी कीमत कुछ कमी करने से मांग में वृद्धि हो जाती है। वस्तु की कीमत में कमी होने से प्रति इकाई लाभ अवश्य घट जाता है, परंतु बिक्री की मात्रा बढ़ने से कुल लाभ की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। इसलिए यह साफ है कि एकाधिकारी को वस्तु की कीमत निश्चित करते समय मांग की लोच की जानकारी बहुत आवश्यक है। इस प्रकार यह बिल्कुल साफ है कि वस्तु की मांग पर एकाधिकारी का नियंत्रण नहीं होता, लेकिन उसकी पूर्ति पर अवश्य नियंत्रण अथवा पूर्ण अधिकार होता है। एकाधिकारी का उद्देश्य अधिकतम लाभ प्राप्त करना ही होता है। अतः एकाधिकारी की कीमत निर्धारण की समस्या इस प्रकार की है कि वह पूर्ति का जिस पर उसका पूर्ण एकाधिकार है, मांग से जिस पर उसका बिल्कुल अधिकार नहीं है, इस प्रकार समायोजन कर दे कि कुल लाभ अधिकतम हो जाए। यानी दोनों में उसको एडजस्टमेंट करके ही आगे बढ़ना पड़ता है ताकि कीमत का निर्धारण हो सके। अब देखिए, प्राइसिंग अंडर मोनोपोली, जैसे एक अधिकार के अंतर कीमत का निर्धारण, तो कीमत के निर्धारण में दो बातों को ध्यान में रखा जाता है। जैसे नंबर 1 है कि वह एक अधिकारी फर्म जिससे संभावित प्रतियोगिता अथवा सरकारी हस्तक्षेप का भय नहीं रहता। इस प्रकार की एक अधिकारी फर्म का बाजार पर पूर्ण नियंत्रण रहता है और वह मनमानी कीमत नीति को अपनाकर अपने लाभ को अधिकतम सीमा तक पहुंचा सकता है, एक। और दूसरा, वह एक अधिकारी फर्म जिसे प्रतियोगिता का भय है। प्रतियोगिता के भय का अभिप्राय यह है कि एकाधिकारी को यह भय है कि उसकी कीमत तथा उस उपज संबंधी नीति प्रतियोगिताओं को आकर्षित कर सकती है। ऐसी फर्म मनचाही कीमत एवं उत्पादन नीति अपनाने में संकोच करती है। इसलिए
वह मांग की परिस्थितियों को देखता है, मांग की परिस्थितियों को देखता है और कीमत निर्धारण में उसका ध्यान रखता है। यानी कीमत निर्धारण मांग एवं पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों के द्वारा होता है, यह देखने के लिए कि एक एकाधिकारी फर्म अपनी वस्तु की कीमत एवं उसके उत्पादन की मात्रा कैसे निर्धारित करती है। इसके लिए फर्म की पूर्ति एवं मांग की परिस्थितियों पर भी ध्यान देना होता है, और जब ध्यान देगा तभी वह काम कर सकेगा। जैसे जैसे वस्तु की अधिक इकाइयाँ बेची जाती है, प्रति इकाई कीमत अर्थात औसत आय, जिसको कि AR कहते हैं, घटती जाती है। यह मांग पक्ष है। पॉइंट नंबर 2, कुल आय में वृद्धि तो होती है परंतु एक घटते हुए अनुपात से। पॉइंट नंबर 3, कुल आय एक स्थान पर सर्वाधिक हो जाती है और उसके उपरांत घटने लगती है। नेक्स्ट, पहली इकाई को छोड़कर अन्य इकाइयों में सीमांत आय औसत आय से कम है। और लास्ट पॉइंट इसका है मांग पक्ष में, मांग संबंधी परिस्थितियों के अंतर्गत इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। जब कुल आय अधिकतम है तो सीमांत आय शून्य हो जाती है और इसके बाद ऋणात्मक हो जाती है। इन सारी बातों को एकाधिकारी मूल्य के निर्धारण के क्रम में मांग पक्ष की ओर से वह देखता है। अब दूसरा एक पक्ष है, इसको डायग्राम से भी हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, और जब क्लास में हम लोग बैठेंगे तो डायग्राम से भी इसको हम स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। दूसरा पक्ष है इसका पूर्ति संबंधी परिस्थितियां, सप्लाई साइड है। तो पूर्ति सब वक्र किसी वस्तु की उन मात्राओं की सूची का प्रतीक होता है जो विभिन्न कीमतों में संबद्ध होती है। चूँकि एकाधिकार में एक ही फर्म होती है, इसलिए इसमें उद्योग की पूर्ति वक्र फर्म के पूर्ति वक्र का दूसरा नाम है। ऐसा प्रतीत होता है कि एकाधिकार में उद्योग का पूर्ति वक्र खींचना सरल होगा, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात ऐसी नहीं है। यहाँ पर भी पूर्ति वक्र को ज्ञात करना अत्यंत कठिन होता है। इसलिए पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कीमत सीमांत लागत के बराबर होती है, इसलिए उत्पादन का सीमांत लागत वक्र उसका पूर्ति वक्र होता है। परंतु एकाधिकार में सीमांत लागत कीमत के बराबर नहीं होती, यानी सीमांत लागत सदैव कीमत ब्रैकेट में औसत लागत से कम होती है। अतः पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत सीमांत लागत वक्र को पूर्ति वक्र मानने की जो विधि काम में लाई जाती है, वह विधि यहाँ लागू नहीं हो सकती, यानी एकाधिकार के अंतर्गत मूल्य निर्धारण में लागू नहीं होगी। दूसरी कठिनाई क्या है इसमें पूर्ति पक्ष से, वह यह है कि किसी निश्चित कीमत पर निश्चित मात्रा में बेचने के लिए बाध्य नहीं होगा। वह जो भी कीमत चाहे निर्धारित कर सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति में वस्तु की मात्रा का निर्धारण क्रेताओं पर छोड़ना होगा। यदि क्रेता अधिक मात्रा में मांगते हैं तो उसे अधिक मात्रा बेचनी पड़ेगी, और यदि वह कम मात्रा मांगते हैं तो कम मात्रा बेचनी पड़ेगी। ऐसी परिस्थिति में पूर्ति वक्र की धारणा अर्थहीन होगी, क्योंकि पूर्ति वक्र तभी खींचा जा सकता है जब प्रत्येक कीमत के साथ केवल एक ही वस्तु की मात्रा संबंधित हो। यदि हम यह कहें कि एकाधिकारी इस कीमत पर इतनी मात्रा तथा उस कीमत पर उतनी मात्रा वस्तु को बेचेगा, तो हमारा कथन त्रुटिपूर्ण होगा। इसलिए कि एकाधिकार के अंतर्गत पूर्ति वक्र खींचना बड़ा कठिन है। अब चलिए अब आगे देखिए। अब आगे क्या देखना है कि एकाधिकारी, इसको निष्कर्ष रूप में हम लोग देखें कि एकाधिकारी अपने उत्पादन को उस सीमा तक बढ़ाएगा जहां सीमांत आय यानी मार्जिनल रेवेन्यू सीमांत लागत MC मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो जाती है। संक्षेप में यदि MR इज इक्वल टू MC तो यह फर्म के सामने की स्थिति होगी, इक्विलिब्रियम होगा,
और हम लोग सोच रहे हैं कि एकाधिकार के अंतर्गत जो साम्य बिंदु है और उस पर कैसे बिक्री होती है उसी का एक्सप्लेनेशन ये आपके सामने दिया जा रहा है। सेकंड पॉइंट क्या है कि अल्पकाल में एकाधिकारी फर्म को लाभ, हानि अथवा सामान्य लाभ ब्रैकेट में शून्य लाभ तीनों हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि यदि औसत आय कीमत औसत लागत से अधिक है तो एकाधिकारी फर्म को असाधारण लाभ मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि यदि औसत आय यानी कीमत औसत लागत से कम है तो एकाधिकारी फर्म को हानि होगी, परंतु वह उत्पादन उस स्तर तक करेगी जहां पर सीमांत आय बराबर हो जाए सीमांत लागत का। और एक पॉइंट और है, वह यह है कि यदि औसत आय कीमत औसत परिवर्तनशील लागत ब्रैकेट में ABC से कम है तो एकाधिकारी फर्म उत्पादन कार्य बंद कर देगी। और अंतिम पॉइंट फॉर आवर कंसिडरेशन है वह यह है कि यदि औसत आय कीमत औसत लागत के बराबर है तो एकाधिकारी फर्म को सामान्य लाभ प्राप्त होगा। ये आपको मूल्य निर्धारण के क्रम में मांग और पक्ष के क्रम में इन सारी बातों को एकाधिकारी देखता है। अब देखिए एक चीज़ और जो अंत में आएगा वो आएगा कि क्या एकाधिकारी मूल्य सदा ऊंची होती है। इज मोनोपोली प्राइस ऑलवेज ए हाई प्राइस, ये प्रश्नवाचक शब्द है और पूछा भी जाता है। अब देखिए इसका उत्तर ये होगा कि साधारणतः एकाधिकारी कीमत पूर्ण प्रतियोगिता की कीमत से ऊंची होती है, क्योंकि एकाधिकारी का अपनी वस्तु की पूर्ति पर पूर्ण एकाधिकार होता है और वह इस प्रकार वह ऐसी कीमत तय करता है जो प्रायः सीमांत लागत से अधिक होती है। इसके विपरीत पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत चूंकि उत्पादक का वस्तु की पूर्ति पर कोई अधिकार नहीं रहता है, इसलिए कीमत की प्रवृत्ति सीमांत लागत के बराबर होने की रहती है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि एकाधिकार की कीमत सदा पूर्ण प्रतियोगिता की कीमत से ऊंची हो। वास्तव में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जिसके कारण एकाधिकारी कीमत ऊंची होने के बजाय पूर्ण प्रतियोगिता की कीमत की अपेक्षा कम रहती है। ये परिस्थितियां कब होती हैं इसको भी ज़रा देख लीजिए। इसके पक्ष में हम आपको बताएं कि नंबर 1 पॉइंट है कि यदि वस्तु की मांग लोचपूर्ण है और वस्तु का उत्पादन लागत ह्रासमान नियम के अंतर्गत होता है तो ऐसी अवस्था में एकाधिकारी वस्तु का अधिक उत्पादन करके उसे कम कीमत पर बेचना पसंद करेगा। नंबर 2, चूँकि एकाधिकारी एक बड़ा उत्पादक होता है जिसके कारण उसे बड़े पैमाने के प्रायः सभी लाभ प्राप्त होंगे, जिससे उसका उत्पादन व्यय अपेक्षाकृत कम होगा और वस्तुओं की कीमतें भी कम होंगी। तीसरा पॉइंट है कि पूर्ण प्रतियोगिता की तरह एकाधिकारियों को विज्ञापन आदि पर कोई विशेष व्यय नहीं करना पड़ता है, जिसके फलस्वरूप उसका उत्पादन व्यय कम होता है और वस्तुओं की कीमत अपेक्षाकृत कम रहती है। इसके अतिरिक्त बहुत ऐसे भी कारण हैं जिनके रहते हुए एकाधिकारी अपनी वस्तुओं की कीमत ऊंची नहीं वसूल नहीं कर सकता है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि एकाधिकारी को यह अधिकार नहीं और ऐसा चाहेगा भी नहीं कि वह अधिक से अधिक कीमत हाई प्राइस ले। वह बाजार की परिस्थितियों उपभोक्ताओं की परिस्थितियों को देख करके अपना निर्धारण करता है और यह अच्छी बात है। तो इतना मैंने आपको बतला दिया और मैं समझता हूँ कि एकाधिकार को समझने के लिए काफ़ी है और यहीं हम विराम दे रहे हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आगे हम लोग मिलेंगे।